देखेंगे 10.3.1 रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। टू अंडरस्टैंड द phenomenon of refraction of light through glass slab let us do an activity। अब देखो यहाँ पे क्या है, 10.10 एक एक्टिविटी दी हुई है। अब ये एक्टिविटी में क्या है मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ओके, हमको एक करना क्या है, एक ग्लास लेना है और ग्लास मीन्स वन टाइप ऑफ एक कांच, और वो उसको करना क्या है, एक वाइट पेपर पे रखना है। और वो वाइट पेपर के रख के उसको करना क्या है, ये ग्लास को हम ऐसे रेक्टेंगुलर ग्लास होना चाहिए, तो ऐसे हमको करना क्या है, उसका पेंसिल से उसके बॉर्डर को हमको ड्रॉ कर देना है और उसको लेबलिंग करता है ना, ABCD, ऐसे हमने यहाँ पे लेबलिंग कर दिया। अब क्या यहाँ पे किया हुआ है, तो पूरी एक्टिविटी यहाँ पे हमने लिखी हुई है, बरोबर। अब वो जो ऊपर एक्टिविटी दी है सेम ही है, कोई चेंज नहीं है, और यहाँ पे वही एक्टिविटी मुझे यहाँ पे दी हुई है, तो हम इसको पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं वन बाय वन। In this activity, you will note the light ray has changed its direction at point O and O dash। अब ये ऐसा बोल रहा है कि ये स्लैब है, देखो मीन्स ये स्लैब किसका है, ग्लास का है। अब यहाँ से हम रेज डाल रहे हैं तो होता क्या है, यहाँ से डायरेक्शन चेंज होता है रेज का, यहाँ से चेंज हुआ और यहाँ से अगेन चेंज होता है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली ये ऐसा बोल रहा है ओ एंड ओ डैश पे यहाँ से दो जगह से यहाँ पे जो रेज है वो चेंज होते हैं। नॉट दैट द बोथ द पॉइंट्स ओ एंड ओ डैश लाइज ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। मीन्स ये ऐसा बोल रहा है कि यहाँ से और यहाँ से दो ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसको सेपरेट करता है। अब फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ से यहाँ पे एयर है, तो यहाँ पे एयर है, तो यहाँ से अगर हम टॉर्च डालेंगे तो यहाँ पे ग्लास पे टकराएगी। और ग्लास क्या है, हमारा दूसरा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो सॉलिड है, और वो टकरा के वापस हमारी रेज बैंड हो जाएगी, तो बैंड हो गई ये रे। और यहाँ पे बैंड करने के बाद अगेन क्या होगा, यहाँ पे आई। अब यहाँ पे ग्लास जो ग्लास है उसके बाद यहाँ पे एयर है, ओके, तो यहाँ से टकरा के वापस वो यहाँ पे डाइवर्ट हो गए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे टू टाइम बेंड हो रही है, एक यहाँ पर भी बेंड हो रही है और यहाँ पर भी बेंड हो रही है, क्योंकि यहाँ से एयर में से ग्लास में आ रही है, सॉलिड में आ रही है, और सॉलिड में से वापस ग्लास में आ रही है, ओके। इसलिए ड्रॉ अ परपेंडिकुलर NM to AB at O and another perpendicular M and M dash to CD at O dash। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, N dash to AB at O and M dash to CD at O। अब इसके अंदर क्या है, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो हमारा स्लैब है ना, एक ग्लास का एक स्लैब मीन्स वन टाइप ऑफ एक टुकड़ा, ओके। तो ये टुकड़े पे हमको करना क्या है, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है। क्या ड्राई कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, नॉर्मल। नॉर्मल किसको बोलते हैं पहले आपको ये समझा दो। तो कोई एक स्ट्रेट लाइन है AB, ये लाइन AB स्ट्रेट है, उसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर मीन्स एग्जैक्टली 90 डिग्री पे जो होती है ना उसको नॉर्मल लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन। तो यहाँ पे मैंने इसको परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी है, वो इसको नेम हमने लेबल्ड किया है क्या नाम से, N और N डैश। सेम वैसे ही यहाँ पे CD एक लाइन है, उसको ये ग्लास ले लोगे ना, उसके बाद इसको बना पाओगे आप, ओके। फिर अगेन 90 डिग्री पे इसको नॉर्मल लाइन पे ड्रॉ करना है, ओके। नॉर्मल लाइन मीन्स ये लाइन को 90 डिग्री के ऊपर बनाना है, ओके। तो ये बेसिक आपको करना है। द लाइट रे एट पॉइंट O हैज़ entered from rarer medium to the denser medium, that is from air to glass, not that the light ray has bent toward the normal at O dash, the light ray has entered from glass to air, that is फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ से ये रेरर मीडियम है, मीन्स एयर, क्या बोल रहा है, एयर से यहाँ पे रेरर मीडियम है वो यहाँ पे टकराता है, और कौन से मीडियम में जाता है, डेंसर मीडियम में जाता है, ओके ओके। ये ग्लास में एंटर होता है, उसके बाद क्या होता है, सेम सिचुएशन, ग्लास में से ये एंटर होके ये रेज और कहाँ पे जा रहा है, रेरर मीडियम में। तो मीन्स यहाँ पे दो टाइम ये रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है। मीन्स O डैश से यहाँ पे ग्लास में जा रहा है, O डैश में से वो एयर में जा रहा है। द लाइट हियर हैज़ बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब लाइट कहाँ से बेंड हो रही है, तो नॉर्मल। नॉर्मल किसको बोलते हैं, ये 90 डिग्री पे जो लाइन दिया हुआ है वो नॉर्मल। देखो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी ग्लास होता है ना, उसको 90 डिग्री पे अगर हम रेज डालेंगे, ये N नॉर्मल बोलते हैं,
तो क्या होता है, वो सीधे सा पास होता है, ऐसे बाइंड नहीं होता है। आप बोलोगे सर कैसे, हमको भरोसा नहीं है, तो लाओ इसका एक इमेज है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूँ। तो देखो ये रहा, तो ये हमारा एक ग्लास है, मैं यहाँ से एक रे डालूंगा ना 90 डिग्री पे, देखो यहाँ पे इसको नॉर्मल बोलते हैं, 90 डिग्री बन रहा है ना ये लाइन से, ये ग्लास से, तो इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री पे अगर मैं कोई रे डालूंगा तो सीधा पास चले जाएगा, वो लाइन जो रे होगा वो बैंड होगा नहीं। वो उसका दूसरा एग्जाम्पल भी है मेरे पास, रियल लाइफ एग्जाम्पल ये रहा। देखो ये ग्लास के अंदर क्या है, देखो पानी है, तो पानी के अंदर क्या एग्जैक्टली ये 90 डिग्री पे ये स्ट्रॉ रखा हुआ है, इसलिए हमको यहाँ पे ये मुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। पर यहाँ पे अगर हम ये स्ट्रॉ को थोड़ा टेढ़ा रखते, मीन्स टेढ़ा मीन्स ऑब्लिकली होता, मीन्स थोड़ा टेढ़ा होता, तो क्या होता, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रॉ यहाँ पे रेज उसके डाइवर्ट हो रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है। ओके, तो जैसे मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया, जैसे पानी के अंदर पेंसिल रखने से क्या होता है, तो सेम वैसे ही इसमें होता। पर यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे अब वही हमको समझा रहे हैं कि ये नॉर्मल लाइन क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे दिखाना है, तो ये कितना वो एंगल कितना बढ़ रहा है वो हमको दिखाना है, इसलिए हमको ये नॉर्मल लाइन बनानी पड़ रही है। ओके, तो यहाँ पे वही बात की हुई है। Now compare the angle of incident with the angle of refraction at both refracting surface AB and CD। देखो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि ये लाइन AB मीन्स यहाँ पे ये लाइन के ऊपर ये जो लाइन आ रही है, लाइट आ रही है ना, ये लाइट जो आ रही है यहाँ तक, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। अब ये जो इंसिडेंट रे यहाँ से टकराएगी ग्लास से तो बैंड हो जाएगी, तो इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन रे। यहाँ से टकराएगी तो यहाँ से बैंड हो गई, यहाँ से जो बैंड होगी उसके बाद इसको हम रिफ्रैक्शन रे बोलते हैं। और यहाँ से अगेन बैंड होके यहाँ पे अगर बैंड होके यहाँ से बाहर निकल रही है, मीन थर्ड टाइम ये अगेन मोल्ड हो रही है, तो थर्ड टाइम इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो इसका भी मेरे पास एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा। देखो ये रेड कलर की है, वो हमारी एक लाइट है, यहाँ से बैंड हो रही है, तो इस देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे लिखा हुआ है, और यहाँ से अगेन बैंड हो रही है, तो इसको इमर्जेंट रे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल हमने परपेंडिकुलर टू ये यहाँ पे लिखा, वहाँ पे ए बी लेबल किया होता है, यहाँ पे पी क्यू किया हुआ है और कुछ नहीं है। तो अगर ये हमारा जो लाइन है, यहाँ से ये रे डाल रहे हैं, टेढ़ा डाला हुआ है, क्यों टेढ़ा डाला हुआ है, अगर सीधा डालते तो ये सीधा ही पास हो जाता है, इसलिए वो टेढ़ा डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो एक एंगल बन रहा है, ये आई जो एंगल है इसको आई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बना रहा है, तो मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखो यहाँ से बैंड हो रहा है, तो नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रहा है, ये रहा, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आया, वापिस यहाँ पे आ रहा है, फिर ये नॉर्मल है, तो ये अगेन यहाँ पे सेम सिचुएशन में क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे होगा, और यहाँ पे जो बाहर निकल रहा है तो एंगल ऑफ इमर्जेंट रे होगा। ओके, तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन दी हुई है, तो यहाँ पे हमने बताया, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, हमारा इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये यहाँ पे बोला हुआ है। तो कंपेयर द एंगल इंसिडेंट रे विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी एंड सी डी। मीन्स ए बी मीन्स ये इसके ऊपर ये इंसिडेंट रे है, और सी डी के अंदर जो हमारी बाहर जा रही है, बरोबर। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन एट द बोथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो मीन्स यहाँ पे ए बी के अंदर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो हमको देखना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे क्या बताएगा, इन फिगर 10.10 ई ओ इज़ द इंसिडेंट रे एंड ओ डैश इज़ द रिफ्लेक्टेड रे एंड ओ डैश एच इज़ द इमर्जेंट रे, जो मैंने आपको बता दिया। यू मे ऑब्जर्व दैट द इमर्जेंट रे is parallel to direction of the incident ray. Why does it happen so? देखो ये डायग्राम में क्या इतना क्लियर नहीं है, तो मैं आपको दूसरा एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जो मैं अभी दिखा रहा हूँ सेम। तो यहाँ पे वही बता रहा है, तो ये इंसिडेंट रे है, ओके, ये रिफ्लेक्शन रे है, और ये इमर्जेंट रे है। तो यहाँ पे अगर हम सीधी लाइन बनाएंगे तो ये देखो ये सीधी लाइन बना रहा है, हमने एक सीधी लाइन बनाई, क्यों बनाई, ये चेक करने के लिए कि ये जो इमर्जेंट रे है और ये जो हमारी इंसिडेंट रे है, ये दोनों जो होती है ना रे,
वो दोनों जब हम अगर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो इसका हमको एट लास्ट हमको क्या देखने को मिलेगा, मतलब ये दोनों पैरेलल है। हमको क्या देखने को मिलेगा, ये दोनों, ये लाइन, ये डॉटेड लाइन और ये रेड लाइन, वो दोनों पैरेलल होगी। अब आप बोलोगे सर पैरेलल क्यों है, उसकी वजह क्या है? तो सिंपल सी बात है, देखो मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे आई, यहाँ से टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होकर थोड़ी टेढ़ी हो गई, ओके डन। एयर में से आ रही है, ग्लास में जा रही है, ग्लास में से वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अब देखो सेम रिवर्स पोजीशन है यहाँ पे, ग्लास में से आ रही है, टकरा रही है और एयर में जा रही है। तो अल्टीमेटली एयर में से ग्लास में और ग्लास में से वापस एयर में। तो पोजीशन क्या होगा, सिर्फ रेज बैंड होगी, पर उसकी जो लाइन होगी तो वो तो कैसे मिलेगी हमको, पैरेलल मिलेगी। तो मीनिंग क्या हुआ, टू टाइम रिफ्लेक्शन, वन फ्रॉम एयर टू ग्लास और ग्लास टू एयर, इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है। और ये दोनों लाइन का बीच का जो जगह जगह होता है, मीन्स डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैंने दिया। कहाँ गया ये रहा, कहाँ गया ये रहा। तो द एक्सटेंडेड ऑफ द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेस ए बी एयर टू ग्लास इंटरफेस एंड सी डी ग्लास एयर इंटरफेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट, दिस इज वाई द रे इमर्ज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या बोला, देखो मैंने वो जो बोला था वही बोला, ग्लास से एयर से ग्लास और ग्लास में से एयर में जाएगा, तो सिंपल सी बात है, तो अगेन वो डाइवर्ट हो जाएगा, इसलिए वो पैरेलल दिख रहा है हमको। However, the light ray is shifted sideward slightly. What happens when the light ray is incident normally to the interface of the two medium? Try and find out. अब यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है कि टू मीडियम से यहाँ पे जब लाइट पास होगी नॉर्मली, तो वो कैसे होगी? तो सिंपल सी बात है, अगर वो 90 डिग्री पे रखी जाएगी तभी वो सेम पास होगी। ट्राई एंड फाइंड आउट। Now you are familiar with the refraction of light. Refraction is due to the change in speed of light as it's entered from transparent medium to another. Experiments show that the refraction of light occurs according to the certain law. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा बोल रहा है ये, आप यहाँ तक आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि ये बैंड क्यों हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है। इसकी वजह देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, उसकी स्पीड कम हो जाती है लाइट में, मीन्स कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, या जैसे इन शॉर्ट कम ही होगी ना, ट्रांसफर में से ट्रांसफर एयर में से जाएगी दूसरे सॉलिड फ्लूइड के अंदर, तो क्या होते हैं, तो वो स्पीड उसकी जो होती है ना चेंज हो जाती है, और स्पीड चेंज हो जाएगी ना, इसलिए वो बैंड होती है। तो आपको अल्टीमेटली क्या है कि एयर में से ग्लास में आया तो उसकी स्पीड चेंज हुई, इसलिए यहाँ पे ये बैंड हो गया, और ये ग्लास में से अगेन वापस उसकी स्पीड चेंज हो गई, इसलिए ये बैंड हो गया। तो आपको याद रखना है कि ये बैंड क्यों हो रहा है, तो उसकी वजह है कि लाइट की स्पीड चेंज हो रही है इसलिए। तो अब आगे देख रहे हैं, अब कौन, देखो यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है वो तो बराबर, वो लोज कौन से होते हैं, एक्सपेरिमेंट शो दैट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉज। ये जो एक्सपेरिमेंट है किस वजह से हो रहा है, तो ऐसे लॉज है उसकी वजह से हो रहा है। अब कौन से लॉज है मैं आपको दिखा रहा हूँ। द फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो क्या है यहाँ पे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब इसका मीनिंग क्या होगा, देखो इसका मीनिंग ये होगा कि जो ये जो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका डायग्राम के साथ दिखा रहा हूँ, ये जो पूरी प्रोसीजर जो हो रही है ना, देखो यहाँ पे रे आ रहा है, यहाँ से बेंड हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बेंड होके यहाँ पे आ रहा है, ओके। पर ये हम एक पेज पे ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, पेज के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। अगर ये बाहर की साइड, स्क्रीन के बाहर की साइड अगर रेज आते तो हम इसको ड्रॉ कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते थे, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये आपको समझना है, सिंपल है। The ratio of the sine of angle of incident to the sine of the angle of refraction is the constant। अब ये क्या बोल रहा है
रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो जो इंसिडेंट रे होता है उसका एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मीन्स ये जो एंगल है इसका और ये एंगल है, ये वाला और ये वाला दोनों जो एंगल है उनके जो एंगल्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, बरोबर। तो उसका रेशियो, रेशियो मीन्स उसका जितना भी बनाया वो, सपोज इसका एंगल जो रखा और इसके हिसाब से इसका जो एंगल होगा वो रेशियो के फॉर्म में होगा। कैसा होगा वो? ऑलवेज रेशियो के फॉर्म में होगा। तो देखते हैं कैसे। कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ द गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये कांस्टेंट रहता है, उसका मीनिंग समझ में नहीं आया। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे हमने एयर यूज़ किया हुआ है, मीन्स एयर है या वैक्यूम, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, हम एयर बोलते हैं, ओके। तो एयर है, उसके बाद क्या यूज़ किया हमने, ग्लास यूज़ किया, ग्लास यूज़ किया, फिर वापस वो एयर में आ गया रेस। तो अल्टीमेटली हमने यूज़ यहाँ पे क्या, ग्लास को यूज़ किया। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे रेस डालेंगे और यहाँ से हमको पास हो रहा है, ओके। अगर ग्लास की जगह पे वाटर होता तो वाटर के हिसाब से वो एक्चुअली क्या है, जब मीडियम चेंज हो जाता है, यहाँ पे सॉलिड है, ये ग्लास है, जब मीडियम चेंज होगा ना तो इसका जो रेज होगा ना, ये बैंड का जो परसेंटेज रेशियो होगा ना, मीन्स ये बैंड कितना हुआ, वो कम और ज़्यादा भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी बैंड हो सकता है या कम भी बैंड हो सकता है। वो डिपेंड ऑन मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। वो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, केरोसिन है, पेट्रोल है, क्या है, पानी है, ग्लास है, किसके ऊपर डिपेंड, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो यहाँ पे ऐसा बता रहा है, तो इसलिए ऐसा बोल रहा है। रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन्स आने वाली रेज और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, मीन्स ये आने वाली रेज और जो रिफ्लेक्ट होती है, और वो जो एंगल्स बनते हैं, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वो दोनों किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, मीडियम के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ आई इज़ द एंगल ऑफ द इंसिडेंट, आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट द साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये साइन आई और साइन आर वो आपको हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, इसको अभी समझने की ज़रूरत नहीं, इसको लर्न करना है बस, और कुछ नहीं। बस ये ऐसा बता रहा है कि भाई ऊपर से नीचे जब आएगा और मीडियम चेंज होगा तो उसका जो भी वैल्यू मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, वो कहीं पे भी ले लो, ओके। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप बोलोगे कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो वो इंडेक्स है जो मेज़र करता है कि एयर में से वाटर में कितना वो रिफ्लेक्ट होता है, जो रेज वाटर में से केरोसिन में जाएगा तो वो कितना रिफ्लेक्ट होगा, एयर में से ग्लास में जाएगा तो वो कितना रिफ्लेक्ट होगा। उसको जो एक रेशियो होता है, फिक्स होता है कि भाई ये वाटर में से अगर केरोसिन में जाएगा तो वो कितना रेज बैंड होगा, वो बैंड कितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑफ द सेकंड मीडियम ऑफ द रिस्पेक्टिव टू द फर्स्ट, मीन्स ये क्या बोल रहा है कि पहले मीडियम में से दूसरे मीडियम में, मीन्स एयर में से ग्लास में कितना बैंड हुआ वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स फर्स्ट मीडियम का मीनिंग क्या होगा, एयर, सेकंड मीडियम का मीनिंग क्या होगा, ग्लास, वैसे, ओके। तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि एयर और ग्लास ही होता है हर बार। ग्लास अगर वाटर ले लो, फिर केरोसिन ले लो, पेट्रोल ले लो, जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, आप ऑयल भी ले सकते हो, जो हम खाते हैं ऑयल, जो हम घर में जो ऑयल खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं उसको भी ले सकते हो। लेटेस्ट स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन सम डिटेल। तो मीन्स ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।